हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली है वेजरिंग एग्रीमेंट पर। यस, वेजरिंग का मतलब, वेजर का मतलब है बेटिंग। तो आपने कभी ना कभी सबने ही अपने लाइफ में किसी ना किसी के साथ, फ्रेंड के साथ फ्रेंडली बेटिंग तो किया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने बेट, शर्त का एग्रीमेंट अगर आपके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी किया है तो उसका क्या इंपैक्ट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन 30। और आपके लिए मैं एक सस्पेंस क्लियर ओपन कर दूं कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। यस, एनी टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर का मतलब शर्त लगाना, इज वॉइड। इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ अ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, ऐसा कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है जिससे आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, राइट। अगर जीतने ही वाले होंगे तो उसे बैटिंग कैसे कहेंगे। फ्यूचर में एक ऐसी इवेंट है जो अनसर्टन है, मतलब आप, वो होगा भी और नहीं भी हो सकता, आप जीतोगे भी और नहीं भी जीत सकते। सो बेटिंग की यही तो मजा है कि एक हारेगा और एक जीतेगा। डिपेंडिंग ऑन द वे, अनसर्टन इवेंट कैसे होता है, कुछ चांसेस हैं कि आप जीतोगे एंड देयर आर चांसेस कि आप हारोगे। और दोनों ही पार्टीज का उस इवेंट के होने या ना होने में कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक शर्त लगाई कि धोनी या कोहली, जो हमारे इतने फेमस और इतने ऑसम क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ये आज सेंचुरी मारेंगे। अब मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक शर्त लगाई कि ओके, ₹1000 द कंसर्न पर्सन विल मेक अ सेंचुरी। सामने वाले ने कहा कि नहीं, दे विल नॉट मेक अ सेंचुरी। अब मुझे बताइए हमारा इंटरेस्ट किस में है। हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी इसमें नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्रिकेटर अपनी लाइफ में अचीव करे एक सेंचुरी और वो आगे बढ़े। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस शर्त के लगाए हुए पैसों पर है, उस शर्त के लगाए हुए पैसों पर है कि कौन इस ₹1000 को जीतेगा, कौन इस ₹1000 को हारेगा। तो रूल कहता है वेजिंग एग्रीमेंट में, आपको यहां पर इस स्लाइड पे सारी चीजें समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 1 फ्यूचर इवेंट है, पॉइंट नंबर 2 अनसर्टन है, पॉइंट नंबर 3 आपका और आप जिसके साथ शर्त लगा रहे हो उसका उस इवेंट पर कंट्रोल नहीं है। मतलब वो इवेंट हो भी सकता है, वो इवेंट नहीं भी हो सकता, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। एंड ऐसी अगर कोई शर्त है, ऐसी कोई इवेंट पर अगर आप शर्त लगाते हैं, बेट करते हैं, जिसके इंटरेस्ट, जिसके ऊपर आपका कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है कि वो इवेंट हो या ना हो, आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस इवेंट पर लगे शर्त के पैसों पर है, तो हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ए ने बी को कहा मैं तुझे ₹50,000 दूंगा अगर बारिश गिरेगी, और बी ने कहा आई विल गिव यू 50,000 इफ इट डज नॉट रेन। मतलब एक कह रहा है कि बारिश होगी, एक कह रहा है नहीं होगी। अब यहां पर किसी दोनों के हाथ में नहीं है रेन आना या नहीं आना। दे कैन नॉट कंट्रोल द इवेंट, इट इज अ फ्यूचर इवेंट, अनसर्टन इवेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और मुझे बताइए क्या ए और बी इनमें से किसी का भी फोकस उस इवेंट पर है क्या? क्या उनको बारिश गिरने में या ना गिरने में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। उनका इंटरेस्ट किस में है? शर्त में लगाए हुए पैसों पर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस। तो यहां से आप देख सकते हैं पूरे स्लाइड में मैंने सारी चीजें यहां पर आपके सामने निकाली है। सबसे पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। मतलब शर्त लगी होनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो आई विल पे यू दिस मच, ऐसा रहेगा तो यू विल पे मी दिस मच। सेकेंड, जो भी इवेंट पर आप शर्त लगा रहे हो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। कंपल्सरी नहीं है कि वो होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। थर्ड, इसका मतलब वो इवेंट जो है वो अनसर्टन है, सर्टन नहीं है। अगर सर्टन होता तो ऑब्वियसली शर्त क्यों लगाते? अगर हमें पता ही होता कि धोनी सेंचुरी मारने वाला है तो कौन शर्त लगाएगा? तो अनसर्टन है। फोर्थ, दोनों पार्टीज में से एक हारना चाहिए, एक जीतना चाहिए। देयर शुड ऑब्वियसली इन बेटिंग देयर इज नो विन विन सिचुएशन, राइट। इट इज वन पर्सन विल विन, अनदर विल लूज। The fifth, our common intention is to bet
हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेट में है, और 6 पॉइंट क्लियरली कहता है हमारा इंटरेस्ट उस इवेंट में नहीं है, हमारा सिर्फ उस शर्त पे लगे जो स्टेक पर, जो मनी इज एट स्टेक, सिर्फ उस पर है। तो याद रखना है, एक एग्रीमेंट को वेजर एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट बोलने के लिए ये 6 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये 6 कंडीशंस आपको दिखती है तो समझ जाइए कि वो एग्रीमेंट एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे यहां पर कि वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से होते हैं। सो लॉटरी, अब आपने सुना होगा, लॉटरी इज अ बिगेस्ट वेजरिंग एग्रीमेंट, एंड लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब वेजरिंग एग्रीमेंट है। याद रखना, इवन द लॉटरी विच इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। द सैंक्शन इज ओनली बिकॉज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड अंडर इंडियन पीनल कोड। बट याद रखना है, लॉटरी इज इलीगल, एंड आपको मालूम है जो ट्रांजैक्शन इलीगल होते हैं उसके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस भी टेंटेड हो जाते हैं, मतलब वो भी इलीगल हो जाते हैं। तो लॉटरी एक सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट है। दूसरा है क्रॉसवर्ड पजल्स। जो क्रॉसवर्ड पजल्स के सॉल्यूशन पहले से रेडी है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के पास, और अगर आपका बस अगर उसके जैसा मैच होता है तो आपको पैसे मिलते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। दिस वॉज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। एक केस लॉ था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD चमर बंगवाला। ये जो केस था इसके अंदर ये प्रूव हो गया था कि एक क्रॉसवर्ड पजल एक मैगजीन में दिया गया था, और उस पर्टिकुलर क्रॉसवर्ड पजल का जो सोल्यूशन है वो पहले से एडिटर के पास तैयार था, तो उसने वो पजल को सॉल्व किया, और वो सोल्यूशन जो है वो प्रीवियसली जो प्रीवियस सोल्यूशन था उसके साथ मैच कर जिसका राइट आता है उसको पैसे मिलेंगे। और यहां पर ये प्रूव हुआ कि इट वाज जस्ट अ गेम ऑफ चांस। अगर आपको मालूम होगा, आइदर इट शुड बी अ गेम ऑफ स्किल और इट शुड बी अ गेम ऑफ चांस। अगर वो गेम ऑफ चांस है तो उसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा, लेकिन अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो फिर हम उसे वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। यहां पर उसे गेम ऑफ चांस बताया गया था और फिर उसे एक लॉटरी की तरह ही कंसिडर किया गया, एंड इट वाज ट्रीटेड एज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। क्लियर है? द थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। सो अगर शेयर मार्केट में आपका सिर्फ इंटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस पर हम पैसे को सेटल कर लें, और हम एक तो आउटफ्लो हो जाए, इनफ्लो हो जाए, और आपका शेयर्स को डिलीवरी लेने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप ऐसा स्पेक्यूलेटिव स्टॉक मार्केट पे खेल रहे हो तो इसे हम गैम्बलिंग कहेंगे, और ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस वॉइड माने जाएंगे। द फोर्थ इज अ हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन, जहां पर अगर प्राइस which is payable on a betting is less than 500, then it will be again considered as a wagering कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पर एक एग्जांपल देख लेंगे। A and B enter into an agreement जहां पर प्रॉमिस किया गया था कि will pay you 2 lakh rupees if the horse named Chetak wins, और वो जीता, but then again it was a wagering transaction। गाइस मुझे बहुत बार ऐसा आपको लगता है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं भाई, ये पहले ये पढ़ लें उसके बाद कहता हूं कि सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्राइज और सम ऑफ मनी which is 5 lakhs or above to be awarded to the winner of horse race। अब आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट को पढ़ करके, एक तरह से एक लूप होल है। जब कोई बेटिंग होती है तो उसे अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ना गिरे। इसको भी छोड़कर मैं आपको ये क्लियर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली बोला है कि हॉर्स रेसिंग इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। यस, दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड कि हॉर्स रेसिंग इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। यहां पर हॉर्स रेसिंग इज अ गेम ऑफ स्किल, बिकॉज हॉर्स रेसिंग का मतलब ये नहीं कि आपने बस कोई पर्टिकुलर घोड़े पर शर्त लगा दी और अगर वो जीत गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि हॉर्स रेसिंग भी एक तरह से स्किल का गेम है, जहां पर आप देखते हो कि हॉर्स कौन सी पेडिग्री का है, उसे कितना ट्रेनिंग दिया गया है, उसके राइडर के स्किल्स पर डिपेंड करता है, रेस का नेचर क्या है, हॉर्स की हेल्थ क्या है, ऐसे बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और फिर शर्त लगाई जाती है कि कौन सा हॉर्स जीतेगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच ने ये अल्टीमेटली एक डिसीजन दिया कि हाँ, हॉर्स रेसिंग जो है इट इज लीगल, इट इज नॉट इलीगल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, बल्कि जितने भी पर्टिकुलर
वेरियस एक्ट है, उन्हें उस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना होगा। मैं आपको ये भी एक चीज बता दूं कि इंडिया में 13 स्टेट्स, यस 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑथोराइज या लॉटरी जो है वो वैलिड है, वो लीगल है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट जहां पर लॉटरी इज लीगल। देर आर 13 वेरियस स्टेट जैसे सिक्किम, केरला, महाराष्ट्र, और इन सारे ही स्टेट्स में लॉटरी जो है वो लीगल है। इट इज रेगुलेटेड बाय लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998। तो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद लॉटरी टिकट्स बेचती है, करती है, बिकॉज उससे उन्हें अच्छा खासा एक तरह से रेम्यूनरेशन मिलता है। तो हम यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ रहे हैं कि भाई पजल है, क्रॉसवर्ड है, हॉर्स रेसिंग है, लॉटरी है, कि ये सब चीजें वेजरिंग होगी। बट आप याद रखें, जब आप नॉर्मली इसे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में अप्लाई करने का सोचें तो इट इज नॉट ओनली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट अदर एक्ट्स दैट आर currently existing in force which will play an important role in deciding कि ये particular state पर legal है या illegal। Sure about this। Now हम कुछ ऐसे transactions भी देखेंगे which are considered or resemble like a wagering agreement but they are not void, they are valid। One of them is a chit fund। Now सबको ही चिट फंड मालूम होगा जहां पर कुछ सब लोग हर महीने आकर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन हर महीने उस अमाउंट को विड्रॉ करता है। तो इन केस ऑफ अ चिट फंड, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन डिसाइड टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स सम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द एंड ऑफ द मंथ द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड इज पेड टू द लकी विनर ऑफ द लकी ड्रॉ। तो हमें लगता है कि चिट फंड भी एक तरह से वेजरिंग है, लेकिन एक्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि चिट फंड इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। The second is commercial transactions और share market transactions। So in these transactions जहां पर आप डिलीवरी ले रहे हो और you are intending to take the delivery, it will not amount to wagering contract। थर्ड, ऐसी सारी गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, जहां पर गेम ऑफ चांस नहीं है, गेम ऑफ स्किल है। So when prizes are awarded on the basis of skill and intelligence, are the game of skill and hence such competitions are valid। याद रखना है बस, the prize competition and games are not wagers provided the prize money does not exceed 1000। क्लियर है। बहुत बार ये स्टार्ट में भी मेरे को क्वेश्चंस आते थे कि सर ड्रीम 11 एक ऐप है, आप आज देख सकते हो कि जब आईपीएल आता है टीवी पर हम देखते हैं तो 70% of the ads that are shown in the IPL are with respect to various apps and software which are telling you to bet एंड आप जीत सकते हो इतना पैसा। सौरव गांगुली डज द एड, कोहली डज द एड, धोनी डज द एड। आपको ये समझना होगा कि ये सारी ही एप्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था और इन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने शर्त लगा लिया कि ये जीतेगा वो जीतेगा। जानबूझ से ये ऐप में ऐसा बोला गया है कि आपको टीम बनाना पड़ेगा, प्लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे वो ये प्रूव हो जाता है कि इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस बट इट इज अ गेम ऑफ स्किल, जहां पर आप अपना स्किल यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगाकर प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, उसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, टीम बना रहे हो, और फिर हम उस तरह एक तरह से शर्त लगाते हैं। इसीलिए दीज पर्टिकुलर गेम्स, एप्स, सॉफ्टवेयर ऑल फॉल अंडर गेम ऑफ स्किल एंड नॉट गेम ऑफ चांस। क्लियर है। द फोर्थ इज insurance। So contract of insurance is a type of a contingent contract। Yes, it is not a wagering contract, it is a contingent contract and contingent contract are valid because they are different from wagering agreement। सबको ही मालूम है गाइस कि insurance contract is a contingent contract। 2 मिनट स्क्रीन पर अब ना देखें, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे ही होता है, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आई विल पे यू रेगुलर प्रीमियम्स और कल जाकर अगर डेथ हो जाती है तो यू विल पे मी अ लमसम अमाउंट। अब मुझे बताइए गाइस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उस पैसों में होता है या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जिस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को हम इंश्योर कर रहे हैं उसमें होता है। यस, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप थोड़ा मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश करना। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस निकाला है। अब मुझे बताइए आपका इंटरेस्ट किस में है कि मैं प्रीमियम भर रहा हूं और एक दिन मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाए और मुझे जो पैसा मिलेगा लमसम अमाउंट इंश्योरेंस से मिलेगा, आई विल विन क्योंकि मैंने प्रीमियम तो 2-3 ही भरे हैं जबकि मुझे इतना बड़ा लमसम अमाउंट मिला है। आपका उसमें इंटरेस्ट है या आपको आपकी पेरेंट्स की लाइफ को सिक्योर करने में इंटरेस्ट है? किसमें इंटरेस्ट है? राइट आपका इंटरेस्ट है जिस पर्सन की आपने लाइफ इंश्योर करी उसमें। राइट आपको तो ये दिल से चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि हमें पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिले। राइट हमें कभी ऐसा ना हो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले। हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को इंश्योर करें। इसीलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स।
राइट, बिकॉज यहां पर कोई वेजरिंग नहीं हो रही, यहां पर कोई शर्त नहीं लगा रहा है, यहां पर भले ही डेथ होगा या नहीं होगा, इट्स अनसर्टन इवेंट, जो ना इंश्योरेंस कंपनी की कंट्रोल में है ना आपकी कंट्रोल में है, लेकिन हम यहां पर बेटिंग नहीं कर रहे, हमारा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? तो अगर मैं 2 मिनट आपको डिस्टिंग्विश करवा दूं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज जस्ट टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका फाइनेंशियल लॉस होता है उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ से, तो उसे इंडेमनीफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस। जबकि वेजरिंग में तो आप प्रॉमिस करते हो कि अगर कुछ इवेंट होगी तो मैं पैसे दूंगा, कुछ नहीं होगी तो तू देना। सो इससे क्लियर समझ में आता है कि इंश्योरेंस में जो कंसिडरेशन है इट इज म्यूचुअल, मतलब आई विल पे यू द प्रीमियम अमाउंट, यू विल गिव मी द कंपेंसेशन अमाउंट। जबकि वेजरिंग में तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, वहां पे तो सिर्फ पैसों का एक तरह से बेटिंग है, गैम्बलिंग है। इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर लाइफ में, उस प्रॉपर्टी में जिसको आपने इंश्योर किया है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लाइफ बस बेटिंग है जो हम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज यहां पर इंडेमनिटी का मतलब है इंडेमनीफाई, और इंडेमनीफाई का मतलब है लॉस के सामने कंपेंसेट करना। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में यहां पर कोई तरह का कंपेंसेशन नहीं होता, लूजर को एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ती है एक इवेंट के होने या ना होने में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वैलिड एंड इट कैन बी एनफोर्स्ड, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। इंश्योरेंस में आप एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं, वेजरिंग में ऐसी कोई फिक्स अमाउंट पे करने का लॉजिक नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, whereas wagering agreements are अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर, बिकॉज सबको ही मालूम है कि अगर एक बार बेट से पैसा जीतने की शर्त लगी तो पीपल विल यूटिलाइज देयर ब्रेन्स इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। द सोसाइटी के लोग जो सोचेंगे, दे विल थिंक फॉर शॉर्टकट्स कि अरे इतना क्यों पढ़ना है, बेट लगाकर शर्त लगाकर अमीर बन सकते हो तो लेट अस गो फॉर शॉर्टकट्स। इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट प्रमोटेड एंड इट विल लीड अस टू अ रॉन्ग पाथ। श्योर अबाउट दिस, पक्का? तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक अच्छी तरह से पूरा समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई वुड रिकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी अगर आपको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम अच्छी तरह से समझता है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel so that you can get more and more videos on various other acts with respect to law subject या कोई दूसरे सब्जेक्ट के प्रति भी। मैं आपको ये वेजरिंग के प्रति पहले क्लियर कर दूं कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हम ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, यहाँ पे लॉटरी भी लीगल है और हॉर्स रेसिंग भी लीगल है। श्योर अबाउट दिस? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड यूटिलाइज दिस वीडियो जिससे आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से हो और आप अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।